Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So, we are reading just uh, employment and unemployment in India. And last time we have just read about the various type of unemployment, just like structural unemployment, disgusting unemployment, visible under unemployment, invisible unemployment, frictional unemployment, cyclical unemployment. So I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Beta, if you have any problem, then ask me without any hesitations. I am still here. और पूछना ज़रूरी है. So today our next topic is causes of increasing unemployment in India. यानी भारत में बेरोज़गारी के कारण, भारत में बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, उसके कारण क्या है. तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही क्वेश्चन कराऊंगा. क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, CBSE आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है इसके कारण, क्योंकि वो सिचुएशन ही क्रिएट करती है, आपसे ओपिनियन लेती है. या तो पूछते हैं कि हाउ वी कैन रिमूव हाउ वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गिव योर सजेशन. तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि इसका रीज़न क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है. क्योंकि जब हमारे दिमाग में आएगी तो हम उनको रिमूव करने की सोचेंगे. सो बी कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक एंड नाउ आई कैन डिस्क्राइब इट वन बाय वन. माय फर्स्ट पॉइंट इज़ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. ये काउजेज़ है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी बेरोज़गारी का कारण है. पहला कारण है इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम है. यू नो डैट इंडिया इज़ ए अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़. अब क्यों है वो हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक्सप्लोइटेशंस किया था हमारा जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस थे, जो हमारे रिसोर्सेज थे. सो वो वहाँ हम पढ़ चुके हैं. तो पहला कारण है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जब स्लो है तो वो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता. तो इसलिए बेरोज़गारी बढ़ती चली जाती है. दैट्स क्लियर. एंड सेकंड टॉपिक इज़ दैट रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी पिछले पॉइंट से ही कनेक्टेड है. यानी हमारे पास जो संसाधन है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो तो इतनी क्रिएट हो नहीं रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्टली ग्रोथ हो रही है. जो फास्टली ग्रोथ हो रही है तो सभी लोगों को, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोज़गार प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल काम है. इसलिए एम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो बढ़ती जा रही है. एग्रीकल्चर एज ए सीजनल ऑक्यूपेशन तीसरा, क्योंकि हमारा जो है अल्पविकसित देशों में जो ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं और वो मौसमी कृषि करते हैं. अब मौसम के अनुसार उनको रोज़गार मिल जाता है, बट जैसे ही मौसम ख़त्म होता है, फसल कट जाती है, तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर बेरोज़गार हो जाते हैं. तो उसका रीज़न यही है बेटा. तो मेरा फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. देखिए हमारी 70% पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इन एग्रीकल्चर सेक्टर वी हैव प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन. अराउंड 44% लैंड हैव ए इरिगेशन फैसिलिटीज़. जो रेस्ट जो पार्ट है हमारा वो स्टिल डिपेंड ऑन द वेदर. तो वहाँ पर जो है अगर मौसम अच्छा नहीं हो तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा. दैट्स एंड लास्ट जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली. देखिए संयुक्त परिवार प्रणाली क्या होती है, इसमें बहुत कई फैमिलीज साथ रहती हैं मिलकर, और उनका कोई अच्छा खासा काम होता है तो लोग उसमें इंगेज रहते हैं. लेकिन कुछ लोग फैमिली के ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, उनका जो है उन्हीं के साथ उनका काम चलता रहता है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं. तो वो हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न है जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डीके ऑफ कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़. यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करने वाला सेक्टर था ये, बट जब से मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है कंपेयर देन जो हमारे कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे. तो उनकी डिमांड बढ़ गई, इनकी डिमांड
डिक्लाइन हो गई। अब डिक्लाइन हो गई तो फिर उन्होंने अपने उद्योग धंधे बंद करके वो भी काम की तलाश में शहर की तरफ चले गए। अब दो रीज़न हुआ बेटा, दो जो इसके ना टू बैड इफेक्ट हुए। एक तो उनका अपना काम धंधा खत्म हो गया, वो बेरोज़गार हो गए। दूसरा, वो रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ आ गए, जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर, एम्प्लॉयमेंट, जो फैक्ट्रीज थी जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया। तो ये एक रीज़न हो गया, फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और बढ़ता चला गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यू नो डैट अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो आप अपनी सेविंग बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं कराएंगे, और बैंक में जब पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा तो बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से देगी, लोन कहाँ से देगी। तो लो सेविंग मीन्स लो इन्वेस्टमेंट, और लो इन्वेस्टमेंट मीन्स लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ ए लेबर, यानी जो श्रमिकों की सीमित गतिशीलता। जो वो गतिशीलता मतलब है कि एक जगह से स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर रोज़गार करने के लिए जाना। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर तो लोग वो चले जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, डेवलप्ड जो हैं वो अपने स्टेट को छोड़कर रोज़गार की तलाश में नहीं जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर वो जो है एम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है उसको बढ़ा देते हैं। तो अब बेटा हम इस लेसन में इतना ही है, इससे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, इसके बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। देन वी कैन डिस्कस ऑन देयर क्वेश्चन एंड आंसर। तो बेटा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी टाइप रिगार्डिंग दिस लेसन you can ask me. I am still here and I am waiting your queries. So, thank you for your kind attention.